हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सहायता में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का साइंस चैप्टर नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो ये फर्स्ट टर्म में आपका चैप्टर आ रहा है। आपने हमारी वीडियो यानी फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म की सिलेबस की नहीं देखी है तो आपको आई बटन दिख रहा होगा ऊपर, तो इस पर आप जाके देख सकते हैं। तो चैप्टर शुरू करते हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं यानी प्योर हैं। हमारे आसपास के पदार्थ जो भी हैं तो वो प्योर हैं यानी शुद्ध ही हैं। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि बाज़ार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल, जल या जूस शुद्ध हैं। तो हमें तो पता नहीं है कि बाहर मंडी में बिकने वाले जो भी खाने की चीज़ें होती हैं, दूध, दही, मक्खन, नमक, मसाले, तो वह शुद्ध ही हैं। ज़रूरी तो नहीं वो शुद्ध हैं। तो आपने देखा होगा लिखा हुआ आता है शुद्ध नमक, शुद्ध घी, शुद्ध दूध, शुद्ध मसाले। तो ये हमें कैसे पता लगेगा कि शुद्ध है। तो क्या आपने कभी इन खाने वाले डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है। एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि कोई मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिक के लिए अलग होता है। वैज्ञानिक के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं। यानी जो भी वस्तु होती है वो शुद्ध नहीं है। वैज्ञानिकों के लिए वह किसी न किसी प्रकार का मिश्रण होता है। और उदाहरण के लिए दूध जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। दूध जो बनता है आपकी जल भी मिला होता है दूध में, वसा भी और प्रोटीन भी होता है। तो वह शुद्ध नहीं है, वह मिश्रण है। वैज्ञानिक कहते हैं जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो उसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रवृत्ति के हैं। यानी एक वैज्ञानिक किसी चीज़ को शुद्ध कह रहा है तो उस चीज़ के जो भी कण हैं वो एक ही समान के हैं, दूसरी चीज़ के कण उसमें मिले हुए नहीं हैं। तो ऐसे शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है? जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। मिश्रण क्या है? तो मिश्रण एक से अधिक शुद्ध तत्वों का यौगिक से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों को पृथक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार के शुद्ध अवयव रखता है, इसका यौगिक समान रहता है। तो चीनी जो है वह शुद्ध पदार्थ है। चीनी एक पदार्थ है क्योंकि वह एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है, तो वह शुद्ध है। पेयजल पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते। यानी शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। जो भी मिश्रण होता है उसमें एक से अधिक शुद्ध पदार्थ मिलते हैं तब ये मिश्रण बनता है। तो मिश्रणों के प्रकार पढ़ते हैं। मिश्रण के प्रकार तो अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह के मिश्रण कई प्रकार के होते हैं। आपका क्रियाकलाप शुरू होता है। क्रियाकलाप देखते हैं। तो 2.1 कक्षा को आ, ब, सा और दा समूह में बांटते हैं। एक बीकर में जिसमें 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो, समूह आ को दे दें। और समूह बा को एक बीकर में 50 ml जल और 2 चम्मच कॉपर सल्फेट मिला के दें। कॉपर सल्फेट पोटेशियम पैरामैग्नेट या नेट या साधारण नमक जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं, समूह सा और दा को दें। आप मिला के दे दें और आप पृथक पृथक समूहों के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार कर दें। उनको मिला दें और मिश्रण बना लें। उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार होगी जो कि इस प्रकार होगी कि आप देखेंगे समूह आ और बा को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। इसी तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण या विलयन कहते हैं। यानी समूह आ को जो मिश्रण प्राप्त होगा जिसमें आपने पानी और
कॉपर सल्फेट मिलाया था तो समूह आ को दिया, तो वो मिला देंगे आप, जिसकी प्रकृति एक ही समान होगी। और समूह बा को जो दिया था आपने मिश्रण बना के, यानी 2 चम्मच कॉपर सल्फेट और एक 50 ml जल, तो उसकी प्रकृति भी एक समान होगी। तो इस प्रकार के मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण वह होते हैं जिसमें पदार्थ के कण मिल जाते हैं, तो वह समांगी मिश्रण होता है, या विलयन कहते हैं। इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण हैं, यानी जल में आप नमक और जल में चीनी का घोल बनाएंगे, वो भी एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। आप जल में चीनी का घोल बनाएंगे तो चीनी आपको दिखेगी नहीं कि जल में कहाँ पे है, चीनी जल में घुल जाएगी। और नमक का घोल बनाएंगे जल में तो नमक भी आपको दिखेगा नहीं, नमक भी पानी में मिल जाएगा। इस प्रकार के मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। जल, नमक और जल में चीनी, ये समांगी मिश्रण के 2 उदाहरण हैं। दोनों समूहों से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें। यद्यपि दोनों समूहों के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता पृथक है। यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रख सकते हैं। समूह सा और दा ने जो मिश्रण प्राप्त किया है, उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक है। इस तरह के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। सोडियम क्लोराइड और लोहे की कील छलन, ये आपके उदाहरण है कि आपका विषमांगी मिश्रण के जो कण होते हैं वे आपस में नहीं मिलते, वे अलग अलग होते हैं। यानी आप लोहे की छलन जो होती है वो सोडियम क्लोराइड में मिला देंगे तो वह उसमें मिल जाएगा क्या, पानी और नमक और पानी की तरह नहीं मिलेगा। वो सोडियम क्लोराइड अलग होगा और लोहे की छलन अलग होगी। और नमक, दूसरा उदाहरण, नमक और सल्फर अलग होगा और नमक अलग होगा। और तेल में पानी मिला दें आप तो तेल अलग दिखेगा आपको, नमक और पानी अलग दिखेगा। इस प्रकार के मिश्रणों को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब आपका क्रियाकलाप 2.2 शुरू होता है। ये आइए पुनः कक्षा को 4 समूह आ, बा, सा और दा में बांट दें। वैसे ही आप, जैसे आपने पहले बांटा था, आप वैसे ही बांट दें। आप इन क्रियाकलापों को घर में भी कर सकते हैं, आसान है, करके देख सकते हैं आप। तो प्रत्येक समूह को नीचे दिए हुए नमूने से एक दें। समूह आ को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दें और समूह बा को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दें। और समूह सा को चौक का चूर्ण या गेहूं का आटा दें। समूह दा को दूध या सियाई की कुछ बूंदें दें। तो आपने ये बांट दिया। अब छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूनों को जल में मिलाने को कहें। क्या कण जल में दिखाई देते हैं? तो आप कांच की छड़ से मिलाएंगे, यानी समूह आ को क्या दिया है आपने, कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल, जो पानी में नहीं मिलेंगे, वे अलग ही दिखाई देंगे। समूह बा को जो दिया है आपने वो दिया है कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट दिया है। तो अब समूह सा को चौक का चूर्ण या गेहूं का आटा दिया है। तो चौक का चूर्ण आप पानी में मिलाएंगे तो आप पानी में घुलेगा थोड़ी वो। और समूह दा को दूध या सियाई, वो भी नहीं मिलेगी। अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दें, छेड़े नहीं। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार रख लें। क्या मिश्रण स्थिर है या उसमें गति हो रही है? कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू करते हैं। हाँ, ये बात भी सही है कि कुछ समय आप छोड़ देंगे तो कण नीचे ही बैठ जाएंगे। और मिश्रण को छान लें। क्या छानक पत्र पर कुछ शेष बचा है? और कक्षा में परिणामों पर चर्चा कर इस क्रिया का एक मत का प्रयत्न करें। समूह आ को बा एक विलयन पाते हैं, यानी समूह आ और बा एक विलयन पाते हैं। समूह सा एक निलंबन पाता है और समूह दा एक कोलाइड विलयन पाता है। तो आप ये 3 प्रकार के मिश्रण पाते हैं, जो कि समूह आ को आपने दिया था, समूह आ को दिया था कॉपर सल्फेट, जो कि कॉपर सल्फेट मिल जाएगा पानी में, ठीक है। और समूह बा को चम्मच कॉपर सल्फेट, तो वो ही मिल जाएगा। तो आ और बा एक विलयन पाते हैं, ठीक है। और समूह सा निलंबन पाता है। समूह सा को आपने दिया था चॉक पाउडर और आटा, तो वह निलंबन पाता है।
और समुद्रा एक कोलाइड विलयन पाता है। निलंबन और कोलाइड नए शब्द हैं, आप पढ़ेंगे इसके बारे में। निलंबन, तो अब हम विलयनों, निलंबनों और कोलाइड विलयनों के बारे में पढ़ेंगे। निलंबन क्या होता है और विलयन क्या होता है और कोलाइड क्या होता है, ये मिश्रण के प्रकार हैं। विलयन क्या है? तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का सामान्य मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का सामान्य मिश्रण होता है, वह मिल जाता है। और आप देखते होंगे कि नींबू का जल, सोडा जल, चीनी जल और नमक जल, ये सब सामान्य मिश्रण विलयन के उदाहरण हैं। हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस में मिले हों, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन, मिश्र धातु, गैसीय विलयन, वायु भी होते हैं। वायु में भी विलयन होता है और ठोस में भी विलयन होता है। अब विलयन के कणों में सामान्यता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। अब किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलय दो शब्द आए में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटकों को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। और विलयन का वह घटक प्राय कम मात्रा में होता है, जो कि विलायक में घुला होता है, उसे विलय कहते हैं। यानी आप विलयन को दो भागों में बांटा गया है, विलायक और विलय। तो जिसकी मात्रा दूसरों से अधिक होती है, यानी जिसमें मिलाया जा रहा है उससे अधिक होती है, तो ये विलायक होता है। और जिसकी मात्रा दूसरों से कम होती है, जो कम मात्रा में मिलाया जाता है, उसे विलय कहते हैं। उदाहरण के लिए आप विलायक का उदाहरण लेंगे तो जल, दूध, इसे विलायक कहेंगे। और विलय चीनी, नमक, नींबू या आदि, ये सब विलय हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण दे रखे हैं विलय और विलायक के। तो चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलय है और जल विलायक है। जल ज़्यादा मात्रा में विलायक होगा और चीनी कम मात्रा में तो विलय हो गई। आप की पॉइंट याद रखें कि जो कम मात्रा में होगा विलय होगा और ज़्यादा मात्रा में होगा वो विलायक होगा। अब दूसरा उदाहरण है आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, जिसे टिंक्चर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। टिंक्चर आयोडीन आ सकता है कि टिंक्चर आयोडीन को किसके नाम से जाना जाता है? आयोडीन और अल्कोहल का विलयन यानी मिश्रण। इसमें आयोडीन विलय है और अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में विलायक होता है। तीसरा उदाहरण है वसायुक्त यानी वातयुक्त पेय, जैसे सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय है और जल विलायक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी होगी इसमें, तो कम मात्रा में होगी तो विलय होगी, और जो ज़्यादा मात्रा में होगा विलायक होगा, जैसे जल। अब वायु गैस में गैस का विलयन है। वायु गैस जो होती है उसमें गैस का विलयन है। अब यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन जो होती है 21% और नाइट्रोजन जो कि 78% का सामान्य मिश्रण है। अब नाइट्रोजन को वायु का विलायक भी कहा जाता है। वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में होती हैं, तो इसलिए वायु का विलायक कहते हैं नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन को विलायक कहते हैं। अब विलयन के गुण देख लेते हैं। अब विलयन के गुण है, पहला है विलयन एक सामान्य मिश्रण है। दूसरा गुण है विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आंखों से नहीं देखे जा सकते।
तीसरा है अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। तो 3 आपको याद रखना है कि विलयन एक सामान्य मिश्रण होता है। विलयन को हम आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि उसके कण छोटे होते हैं 1 नैनोमीटर से, और विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। चौथा है कि छानन विधि द्वारा विलयन के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शान छोड़ देने पर विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन अस्थायी है। तो इसमें आपके इस चौथे पॉइंट में आपके 2 बन रहे हैं, यानी छानन विधि से विलयन को अलग नहीं कर सकते, और विलयन को शान छोड़ देंगे तो वह नीचे नहीं बैठते उसके कण, तो विलयन स्थायी है। ये गुण आपको याद होने चाहिए। अब है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता 2.2.1। तो क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि समूह आ और समूह बा के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न अभाव के रंगों के विलयन है, तो यानी सामान्य मिश्रण। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं, और विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा आधार पर इसे तनु सांद्र संतृप्त घोल कहा जाता है। और तनु सांद्र तुलनात्मक शब्द है। क्रियाकलाप 2.2 में समूह आ द्वारा प्राप्त विलयन समूह बा की तुलना में तनु है। यानी तनु मतलब समूह आ में आपने दिया था कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल, समूह आ को दिया आपने 2.2 क्रियाकलाप में, और समूह बा को आपने दिया था कॉपर सल्फेट 1 चम्मच। तो जो दोनों की तुलना करेंगे तनु सांद्र में, तो तनु जो है वह आपका तनु आ है और सांद्र आपका बा है। तो अब क्रियाकलाप आपका है क्रियाकलाप 2.3। 2 पृथक पृथक बीकरों में 50 ml जल लें और एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला लें। जब विलेय पदार्थ अधिक न घुले तब 5 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें। विलेय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू करें। और क्या अब ये देखेंगे क्रियाकलाप के बाद क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्राएं बराबर हैं, यानी क्या परिवर्तन आया वो देखना है। तो आप घर पे कर सकते हैं, आपके स्कूलों में एक्टिविटी कराई जाएंगी। अब किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी आपका विलेय पदार्थ में नहीं घुलता है, यानी किसी निश्चित तापमान पर आप किसी विलयन में विलेय यानी नमक आप जल में चीनी जो कि विलेय है और पानी विलायक है, तो विलेय पदार्थ नहीं घुलता तो उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो असंतृप्त विलयन कहा जाता है, और यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त से कम हो और तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। और यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक असंतृप्त विलयन लें तथा उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा, तो आप क्या देखेंगे। उपरोक्त किए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न होती है। विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। और विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। यानी पहली विधि है आपकी द्रव्यमान बाय विलयन के द्रव्यमानों का प्रतिशत। तो विलेय पदार्थों का द्रव्यमान होगा यहाँ पर, और विलयन का द्रव्यमान उसको 100 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा है द्रव्यमान बाय विलयन के आयतन का प्रतिशत, यानी विलेय पदार्थ का द्रव्यमान लिया जाएगा और विलयन का आयतन लिया जाएगा। 100 से गुणा करके आपकी दूसरी विधि हो गई। तीसरी विधि आपकी
तीसरी विलयन के आयतन, विलयन के आयतन बाय आयतन प्रतिशत। तो विलय का आयतन होएगा और विलयन का आयतन, तो गुणा कर देंगे 100 से, प्रतिशत आ जाएगा। अब उदाहरण दे रखे हैं, आप कर सकते हैं इन्हें। तो गाइज आपका फर्स्ट पार्ट यहीं ख़त्म होता है। हाँ, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बाकी पार्ट आपके मिलते रहेंगे। थैंक यू।